साथियों, आप में से अधिकतर साथियों की यह इच्छा थी कि जैसे सूर्य और चंद्रमा के फल देने के नियम हमने पूर्व में बताए थे, उसी तरह से अन्य ग्रहों के बारे में भी बात करें। इस बारे में काफी सारे मैसेजेस हमको मिले और मैडम मीरा जी जैन का एक मैसेज भी हमको मिला, जिसमें उन्होंने कहा कि आप दृष्टियों के बारे में भी बताएं। तो अब हम सूर्य और चंद्र के बाद यो भी दशाओं में मंगल का नंबर आता है, तो आज हम मंगल के विषय में बात करेंगे। मंगल जीवन में एक अति विशिष्ट भूमिका में होता है। जीवन से मेरा मतलब यहाँ पर कुंडली से है, और मंगल को यदि आपने संपूर्ण रूप से समझ लिया तो फिर यह जान लीजिए कि आप कुंडली को काफी हद तक समझ चुके हैं। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, यह आपको इस मंगल के चैप्टर्स पूरे होने के बाद अंत में समझ आएगा। और एक निवेदन मैं पूर्व में ही कर दूं कि जो भी दर्शक यहाँ पर कोई मंगल के इलाज उपाय समझने की दृष्टि से यह वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए आज इसमें कुछ नहीं है। आज सूखा ज्ञान है। जो ज्ञान लेना चाहते हैं वो बने रहें, बाकी के यहाँ समय ही खराब करेंगे। अब मंगल के फल देने की प्रवृत्ति और उसकी दृष्टियों को समझना है तो बात जरा विस्तार से करनी पड़ेगी, वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। साधारण रूप से हम सभी जानते हैं कि मंगल की चतुर्थ, सप्तम और अष्टम दृष्टि होती है, और यह दृष्टित भाव की हानि ही करता है। यानी इसकी दृष्टियां जिस भाव पर भी पड़ती हैं उस भाव की हानि ही होती है। और लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम एवं द्वादश भाव में बैठकर यह जातक को मांगलिक दोष का भागी भी बना देता है। किंतु यह सब मेरे मत में नहीं है, यह मैं किताबों में लिखी हुई बातों के लिए कह रहा हूं, और आप में से अधिकतर ऐसा ही मंगल को समझते होंगे। तो मंगल को मूल रूप से समझने के लिए हमें कुछ मूलभूत बातें समझनी होंगी मंगल के बारे में। हो सकता है यह वीडियो कुछ लंबा हो जाए, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इसको 2-3 चैप्टर्स में पूरा करें, जिससे यह ज्यादा लंबा नहीं हो। जो भी हो, यदि आप सीरियस हैं ज्योतिष सीखने के लिए और उसमें भी एक अति विशिष्ट ग्रह मंगल को समझने के लिए, तो जरा ध्यान पूर्वक हमारी बात को सुनिए और समझिए कि मंगल है क्या। तो यहां से हम आज के चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, मंगल को ऊर्जा के कारक ग्रह के रूप में जाना जाता है, यानी यह रक्त और ऊर्जा का कारक ग्रह है। लेकिन इससे भी बढ़कर यह जीवन का, आयुष्य का, या कह लें कि जीवन की अवधि का कारक है। मेरी बात को, एक एक शब्द को आप ध्यान से समझिएगा। जल्दीबाजी करेंगे तो आप चूक जाएंगे। और इसके साथ साथ ही मंगल कर्मशीलता का परिचायक है और कर्म को सीधे नियंत्रित करता है। आसानी के लिए आप समझ लीजिए कि यह जिस राशि में बैठा होता है उसी राशि के माध्यम से आपके कर्म को नियंत्रित करता है। जिन लोगों ने भी फिजिक्स पढ़ी है या इस बारे में नॉलेज रखते हैं, उनको मालूम होगा कि इस संसार में जो कुछ भी है ऊर्जा का ही रूप है। यानी जो कुछ है वह एनर्जी है, उसके अलावा कुछ नहीं। अब मंगल तो स्वयं एनर्जी है, ऊर्जा का रूप है, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ऊर्जा को यानी मंगल को समझे बिना हम जीवन को नहीं समझ सकते। जीवन यहाँ पर मेरा मतलब है कुंडली को नहीं समझ सकते। आप में से अधिकतर लोग जानते होंगे कि ऊर्जा के 2 सिरे होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और उसी तरह से मंगल के भी 2 रूप हैं, पॉजिटिव यानी सकारात्मक मंगल और नेगेटिव यानी नकारात्मक मंगल। और इसीलिए मंगल को भी 2 राशियां मिली हैं, जिनमें मेष उसकी पॉजिटिव यानी सकारात्मक राशि है और नेगेटिव होती है वृश्चिक यानी नकारात्मक राशि वृश्चिक है। अब यहाँ पर आप यह मत समझ लीजिए कि मेष राशि का मंगल है तो वह सकारात्मक है और मेरा मंगल तो मेष का है इसलिए मेरी तो बल्ले बल्ले हो गई। और जिनका वृश्चिक राशि का मंगल है वो निराश नहीं हो कि उनका तो नकारात्मक मंगल है तो उनको कुछ गलत रिजल्ट मिलेंगे। आप फिलहाल इन बातों को छोड़ दीजिए, सिर्फ हम जो कह रहे हैं
उसी को ध्यान में रखिए। यहाँ पर कुंडली को और फलित को आप भूल जाइए, क्योंकि यहाँ पर हम कोई फलित का तरीका नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ मंगल को समझ रहे हैं, और इसको समझ लेंगे तो फलित तो फिर चुटकियों का काम है। और जो भी लोग यहाँ किसी फलित या उसके इलाज उपाय के बारे में वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए यह बिल्कुल भी मुफीद नहीं है। वो लोग यहाँ से स्किप कर सकते हैं, और जो सीरियस हैं वो बने रहें। देखिए, संसार का यह नियम है कि हर चीज के दो सिरे होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यानी जहाँ पॉजिटिव मौजूद है वहाँ नेगेटिव होगा ही, उसके बिना संसार चल नहीं सकता। यही द्वैत है। और संसार को चलते रहने के लिए, या कह लें जीवन को चलते रहने के लिए, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ऊर्जाओं की जरूरत होती है। एक ही वस्तु के दो सिरे हैं ये। बिना दोनों एनर्जी के समन्वय के, यानी दोनों सिरों के बिना यह जीवन चलेगा नहीं। संसार के या जीवन के संचालन के लिए दोनों का ही बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। अब देखिए, मंगल का एक नैसर्गिक गुणधर्म है कि वह जिस राशि में मौजूद होगा, वह राशि काल पुरुष की कुंडली में जिस भाव में है, जिस भाव में पड़ती है वह राशि, यह उसी भाव का प्रतिनिधित्व करता है। तो समझ लीजिए, जातक की सारी ऊर्जा उसी भाव के कारकत्वों की तरफ बहने लगती है, उसका सारा प्रवाह उसी भाव की तरफ हो जाता है। और मंगल अपनी पूरी ताकत से उस राशि के कारकत्वों की रक्षा करता है। यहाँ कोई भी लग्न हो, कोई भी भाव हो, आपको सिर्फ यह देखना है कि मंगल किस राशि में बैठा हुआ है। बाकी बातों को भूल जाइए, सिर्फ यह देखिए कि मंगल किस राशि में बैठा हुआ है, और वह राशि काल पुरुष की कुंडली के किस भाव का प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ पर हमारा आशय सिर्फ इसी से है कि मंगल किस राशि में बैठा है और काल पुरुष की कुंडली में वह राशि किस भाव का प्रतिनिधित्व करती है। अंत में हम एक छोटा सा उदाहरण भी लेंगे, जिससे और बात स्पष्ट हो जाएगी, पर यह कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि आपकी समझ में नहीं आई हो। आप में से अधिकतर लोगों ने, अधिकतर तो क्या सभी ने पढ़ा होगा कि मंगल को सेनापति कहा गया है, सेनापति का पद प्राप्त हुआ है। और बुक्स में लिखी गई बात 100% सच है। और वैसे तो बुक्स में लिखी गई हर बात ही सच है, सिर्फ उसको समझने की शक्ति होनी चाहिए। अब सेनापति का दायित्व क्या होता है, उसका धर्म क्या होता है? तो देखिए, सीधी सी बात है, सेनापति का दायित्व है राज्य की रक्षा करना, जरूरत पड़ने पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, यानी जहां भी दंगा बलवा हो जाए उस जगह जाकर और स्थिति को कंट्रोल में करे और देश की सीमाओं की रक्षा करे। यही सेनापति का दायित्व होता है, और यही करते भी हैं। और इस कार्य के लिए सेनापति को जहां भी नियुक्त कर दिया जाए, वो उस मोर्चे की प्राणपण से रक्षा करे। यही सेनापति का कर्तव्य होता है, और वो करता भी है। यानी रक्षा करने का सारा जिम्मा सेनापति के जिम्मे आ जाता है, जो कि यहाँ पर मंगल के पास है। और कुंडली में यही सेनापतित्व वाला गुणधर्म मंगल के रूप में कार्य करता है। आपके सामने जो 12 भावों की कुंडली होती है, उसको दिमाग में रखिए, और इन 12 भावों को मिलाकर ही एक जो कुंडली बनी, इसे एक राज्य समझ लीजिए कि यह एक पूरा देश है, प्रदेश है, राज्य है। और वैसे भी हमारे यहाँ कहा गया है शास्त्रों में, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। तो इसी एक कुंडली को आप पूरा राज्य समझ लीजिए। तो इस कुंडली के रूप में आपके सामने एक संपूर्ण राज्य है, और इसमें जो 12 भाव हैं, इन 12 भावों को आप उस राज्य के मोर्चे समझ लीजिए कि ये 12 मोर्चे हैं। अब इन 12 भावों में मंगल किस जगह बैठा है, किस राशि में बैठा है, तो उसी राशि वाले मोर्चे को मंगल ने संभाल रखा है। इसे सीधी तरह से यूं समझ लीजिए। और उस मोर्चे की रक्षा करना सेनापति का, मंगल का दायित्व है। और कुंडली का वही भाव सर्वाधिक कमजोर होता है, और प्रकृति द्वारा उसी कमजोर मोर्चे की रक्षा के लिए सेनापति मंगल को वहां पर तैनात किया गया है। इसे यूं समझिए, कमजोर मोर्चे का दायित्व सेनापति को इसीलिए सौंपा जाता है कि वो उसकी रक्षा करे। आप यूं भी समझ सकते हैं, वर्तमान में पाकिस्तान की ऐसी स्थिति नहीं है कि वह भारत को कोई चुनौती दे सके या युद्ध छेड़ सके, तो वह मोर्चा एक तरह से मजबूत है। अभी वर्तमान में थ्रेट है चाइना की तरफ। तो आप देख रहे हैं
कि चाइना के मोर्चे को कमजोर समझकर वहां पर पूरी तैयारियां की जा रही हैं। तो ये हम समझ सकते हैं कि यह मंगल को वहां पर नियुक्त किया जा रहा है। जो भी वहां पर S-400 रफाल ये वो दुनिया भर के कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रहे हैं, तो ये समझिए कि मंगल वहां पर तैनात हो रहा है, क्योंकि वो अभी कमजोर मोर्चा है वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में। यानी जो भी मोर्चा कमजोर होगा, कुंडली में जो 12 मोर्चे हमने बताए 12 भावों के रूप में, मंगल को सबसे कमजोर मोर्चे पर नियुक्त किया जाता है। यह एक साधारण सा नियम है। यानी मंगल जिस राशि में भी मौजूद होगा, समझ लीजिए उसने वह मोर्चा संभाल रखा है। यहाँ पर उसे दायित्व के रूप में संभाले गए मोर्चे की रक्षा करनी है। उसका दायित्व इतना ही है कि वो उस मोर्चे की रक्षा करे, भले ही इसके एवज में उसको किसी अन्य मोर्चे यानी अन्य भाव की बलि ही क्यों ना देनी पड़े, उसको समाप्त ही क्यों ना करना पड़े, लेकिन उसको अपने दायित्व को पूरा करना जरूरी है, क्योंकि वह सेनापति है और उसकी अष्टम दृष्टि यही काम करती है। अपने दायित्व के निर्वहन हेतु मंगल अष्टम दृष्टि से उस भाव को समाप्त कर देता है। उसकी अष्टम दृष्टि को आप एक तरह से लेजर गाइडेड मिसाइल समझ सकते हैं, जिससे बचना बहुत नामुमकिन ही है, उससे कोई बच नहीं सकता। मंगल की 8वीं दृष्टि उसके शस्त्र के रूप में काम करती है। यानी मंगल अपने मोर्चे पर डटा रहेगा, किसी भी हालत में पीठ नहीं दिखाएगा, पीछे नहीं हटेगा और पूरे प्राणपण से दमखम से उसकी रक्षा करेगा। आशा करता हूं यहाँ तक आपने प्राथमिक रूप से मंगल की प्रकृति को समझ लिया होगा। मंगल को एक चैप्टर में समझा पाना बहुत दुष्कर कार्य है, और यदि 1 घंटे का वीडियो बना भी दें तो आपके समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम मंगल को छोटे छोटे वीडियोज में पूरा करेंगे। आपको देखकर नोट बनाकर किसी भी कुंडली पर इसको ट्राई करके उसको समझने का प्रयत्न कीजिए। आगे की बात हम पूरी करेंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे। बस हमारी निरंतरता इसी बात पर निर्भर करती है कि लोग देखें, बात को समझें, तो उत्साह बना रहेगा। और इसके लिए आप सहयोग कर सकते हैं। इसको लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे जोड़ें। यदि आपको लगता है कि इस चैनल में कुछ उपयोगी है, तथ्य हैं, तो इसके साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, जिससे हमारा उत्साह भी बढ़ता रहेगा और यह निरंतर चलता रहेगा कि इसे बंद करने की नौबत नहीं आए। अब अंत में यहाँ पर हम आपको एक उदाहरण देते हैं। उदाहरण कुंडली की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपने दिमाग में यह रखिए कि कोई भी लग्न की कुंडली ले लीजिए, कोई भी भाव ले लीजिए, सिर्फ यह देखिए दिमाग में कि मंगल वृष राशि में बैठा हुआ है। सिर्फ इतना ही। हम एक बस ये छोटी सी बात करके आज के वीडियो को समाप्त करेंगे। अब वृष राशि का मंगल यहाँ पर क्या सूचित करता है, इसके जरिए हम आपको यह बताना चाह रहे हैं कि राशि में बैठकर मंगल के गुणधर्म कैसे हो जाते हैं। अब कालपुरुष की कुंडली में द्वितीय भाव में वृष राशि पड़ती, बस इसी के कारकत्वों को स्मरण कर लीजिए आप। यहाँ वृष राशि में मंगल के होने की वजह से इस जातक सारी ऊर्जा, सारी चेतना का प्रवाह दूसरे भाव की तरफ ही रहेगा। फलस्वरूप यह जातक अपनी कुटुंब के प्रति जिम्मेदारियों का पूरी श्रद्धा से निर्वहन करेगा और उसमें सक्षम भी रहेगा। कभी भी अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने वाला नहीं होगा। और इस ऊर्जा का प्रवाह धन भाव की तरफ है, तो जातक की धन में भी आसक्ति होगी। रत्न, आभूषण, अंगूठी, चैन, ये भी द्वितीय भाव के कारकत्वों में है, तो जातक इनका शौकीन भी होगा। और दूसरा भाव सबसे बढ़कर होता है श्रद्धा का। जैसे 8वां भाव होता है नास्तिकता का, ऐसे ही दूसरा भाव होता है श्रद्धा का। आप हजारों कुंडलियां उठा के देख लीजिए, जितनी आपको मिल जाए। यदि उसमें वृष राशि का मंगल है, वो कोई भी लग्न हो, कोई भी भाव हो, सिर्फ वृष राशि में बैठा हुआ मंगल हो, तो ऐसा जातक किसी भी हालत में आपको नास्तिक नहीं मिलेगा। आप चाहे जितनी कुंडलियां देख, और बस इसी तरह से मंगल जिस राशि में बैठा है, आप उस राशि को देख लीजिए, उस जातक की सारी चेतना उसी भाव की तरफ रहती है और आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। अब आज के चैप्टर को तो यहीं विराम देते हैं और अगले 1-2 चैप्टर्स में हम मंगल के फल देने की प्रवृत्ति और इसकी दृष्टियों के बारे में जानेंगे। और
आपको यहाँ कुछ सार्थक लग रहा है तो जरूर इस चैनल को प्रमोट करने के लिए नए नए लोगों को जोड़ें, जिससे कि हमारी बात भी बहुत लोगों तक पहुंच सके। अब मंगल के बाकी बची हुई स्थितियों पर विचार करने के लिए अगले चैप्टर में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जय जय सिया राम।